मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मगर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हम जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हम लोग का आज टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है सोल्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत की मिट्टियाँ। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में अर्थात भारत की मिट्टी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि आज हम लोग का जो टॉपिक है भारत की मिट्टी, और भारत की मिट्टियाँ कितने प्रकार की हैं, कितने भागों में बांटा गया है और उसकी परिभाषा को और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है सोल यानी मिट्टी किसे कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मिट्टी भूस्थल खंड यानी कि मिट्टी जो है भूस्थल खंड की ऊपरी उपजाऊ परत होती है। मिट्टी जो है भूस्थल खंड की ऊपरी उपजाऊ परत होती है, यानी ऊपरी जो उपजाऊ परत होती है, लेयर जो होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मिट्टी। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़िएगा, इसका मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। देखिए मिट्टी का निर्माण बड़े बड़े रॉक कर सकते हैं, यानी पत्थर थे उसे बस छोटे छोटे टुकड़े में कंकड़ में बस कंकड़ में फिर विभाजित हो गए। फिर उसके बाद उसको जब आगे नदियाँ आई काटती हुई तो रेत में, फिर उसके बाद बाबू क्या होगा, मिट्टी में डिवाइड हो गया। समझे कि नहीं। तो आप कह सकते हैं कि पहले आप रॉक था, ठीक है ना, रॉक यानी पत्थर, और इसके बाद फिर कार्बनिक पदार्थ थे, दोनों आपस में मिले और इन दोनों से द्वारा जो मतलब कि जो टुकड़े हुए, उसके बाद क्या हुआ, नदियों द्वारा आगे बढ़ाया गया तो उसका पाउडर बन गया। ठीक है ना दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिर मिट्टी कहा जाने लगा। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, पत्थर प्लस कार्बनिक पदार्थ के द्वारा ही क्या हुआ है, मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पत्थर प्लस कार्बनिक पदार्थ के द्वारा किसका निर्माण हुआ है, मिट्टी का, दोनों को मिलाकर। याद रखिएगा दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पेपर के दृष्टि से बताएगा मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए मिट्टी का अध्ययन पेंडोलॉजी में होता है। किसमें होता है वो, पेंडोलॉजी। ठीक है ना, पेंडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, मिट्टी का। ठीक है ना। लेकिन फॉर्मेशन, मिट्टी का फॉर्मेशन किस में हुआ है, किस अध्ययन, उसके देखिए मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को, अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं पेंडोजेनेसिस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंडोजेनेसिस। ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद आगे आइएगा, देखिए मिट्टी का पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से भी। मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो 6 से 7 है। ठीक है ना। एक अच्छी मिट्टी के लिए जो पीएच वैल्यू चाहिए वो कितनी चाहिए बाबू, 6 से 7। ठीक है ना। लेकिन उससे अगर कम होगा, 6 से 7 होगा, कम होगा तो अम्लीय होगा, और 6 से 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो पीएच वैल्यू है ये क्या बोलते हैं कि कितनी होनी चाहिए, 6 से 7। कितनी होनी चाहिए बाबू, 6 से 7, एक अच्छी मृदा के लिए। ठीक है ना। लेकिन 6 से 7 पीएच वैल्यू से अगर कम होगा तो वो कौन सी मिट्टी हो जाएगी, अम्लीय मिट्टी। ठीक है ना दोस्तों। और ये 6 से और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। और उसमें भी जानते हैं पीएच स्केल पर क्या बोलते हैं कि 6 से 7 से अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 से कम होगा तो क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा कि अब इसमें क्या होता है, मिट्टी में जानते हैं अपनी मतलब उपज के अनुसार, यानी उपजाऊ बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, कुछ उर्वरता मिलाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ताकि उस पर अच्छी फसल उग सके। तो अगर मान लीजिए अगर मिट्टी क्षारीय हो गई तब भी नहीं फसल उगेगी, अगर अम्लीय हो गई तब भी नहीं उगेगी। अच्छी क्वालिटी की मिट्टी के लिए हमारा पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए, तभी वो बेस्ट क्वालिटी की क्या होगी, सोल में काउंट की जाएगी। ठीक है, यानी मिट्टी में काउंट होगी। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि अगर अम्लीय पाइए, पहले देखिए अगर अम्लीय अगर मिट्टी हो गई, ठीक है ना, तो अम्लीय मिट्टी पर तो उतनी अच्छी उपज होगी नहीं, तो उसको हम लोग चूना मिला देंगे तो अच्छी उर्वरता से, नहीं अच्छी उपज इस लेने के लिए अम्लीय मिट्टी में हम लोग क्या कहते हैं, चूना मिलाते हैं। ठीक है ना। तो वो किस में बदल जाती है, क्षारीय। चूना क्या होता है बताइएगा, चूना क्षारीय होता है। चूना क्या होता है बाबू, क्षारीय होता है।
चूना क्षारीय होता है। जब ये क्षारीय होता है तो इसमें मिलाएंगे अम्ल में तो अम्लता की मात्रा को कम कर देगा ना, तो वहाँ पर उपज अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगर हम कहते हैं कि जैसे कि क्षारीय मिट्टी है तो इसमें हम जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, क्या मिलाते हैं? जिप्सम। याद रखिएगा, जिप्सम मिलाते हैं तो वो क्या हो जाती है, इसकी क्षारीयता को कम कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिए ये जिप्सम कैसा है? अम्लीय है। अम्लीय है तब ना मिलाया जा रहा है क्षारीय बाबू। जिप्सम क्या है? अम्लीय है। समझ आए कि नहीं? जिप्सम क्या है? अम्लीय है। अम्लीय है तब ना क्षार मिलाया जा रहा है। अब देखिए, अगर अब यहाँ पर पेपर में पूछा गया है कि जिप्सम क्या है, अम्लीय कि क्षारीय? अम्लीय है, लेकिन क्षारीय मिट्टी में इसको मिलाया जाता है ताकि उसकी क्षारीयता को कम कर दे। ठीक है ना दोस्तों। अगर यही पूछ लें आप लोगों को चूना क्या है, अम्लीय कि क्षारीय है, तो चूना बाबू क्षारीय होता है, लेकिन इसे अम्लीय मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि मिट्टी की अम्लीयता को कम कर सके। समझ में आया ना दोस्तों? क्लियर हुआ? तो आप लोगों से देखिए कई बार क्वेश्चन इसी से पूछा गया है, पीएच वैल्यू से। तो आप लोग बताइएगा एक अच्छे क्वालिटी की मिट्टी के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7। ठीक है ना दोस्तों। अगर मान लीजिए 7 से अधिक हो गया तो मिट्टी क्या होगी? क्षारीय हो जाएगी। 7 से कम हो गया तो क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। अगर आप लोगों से पूछें तो बताइएगा मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है बाबू? जिप्सम। ठीक है ना, जिप्सम मिलाया जाता है। और जिप्सम क्या होता है? अम्लीय होता है, तभी ना उसकी क्षारीयता को कम करेगा। ठीक है ना। अगर हम कहें कि अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो चूना। चूना आप जानते हैं क्या है? क्षारीय है। ठीक है ना, जब क्षारीय है तभी ना उसके अम्लता को कम करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बात? जब इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताइएगा, आगे बढ़ते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं आगे। तो टाइप्स ऑफ सोल्स, यानी कि मिट्टी के प्रकार। ठीक है दोस्तों, बताइएगा भारत में मिट्टी कितने प्रकार की है? बताइए हमको, भारत में मिट्टी कितने प्रकार की है? हम सभी लोग जानते हैं भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है ना। सभी लोग जानते हैं 8 प्रकार की। लेकिन ये 8 प्रकार को निर्धारित किसने किया है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो टाइप्स ऑफ मिट्टी है अर्थात मिट्टी के प्रकार जो है वो 8 प्रकार की भारत में मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा इसको निर्धारित कौन किया है 8 प्रकार की मिट्टी? तो ये बाई दिया गया है ICAR के द्वारा। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा, जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ICAR का इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है दोस्तों, ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ही बताया गया था कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए आइए उन मिट्टियों का पहले नाम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पेपर में इसमें से नाम भी पूछ लेता है, जैसे कि 8 का नाम देगा, सॉरी उसमें जैसे कि आपको ऑप्शन मिलेगा 4। अब 4 में 3 इसमें से रहेगा, एक कोई और मिट्टी का नाम दे देगा जो कि अलग रहेगी, उसी को छांटना होगा। पूछेगा इसमें से बताइए कौन सी मिट्टी नहीं है। चलिए तो आइए देखिए, पहले इन सबका नाम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए ध्यान दीजिएगा। पहली मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है बाबू? पहली जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा ये जलोढ़ मिट्टी जो है ना, ये नदियों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नदियों के द्वारा बाढ़ आने के कारण ये जलोढ़ मिट्टी काट कर लाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये क्या बोलते हैं कि 2 प्रकार की होती है। एक क्या बोलते हैं कि कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर, एक होती है खादर। ठीक है दोस्तों, बांगर और खादर 2 मिट्टियाँ होती है। जो बांगर मिट्टी होती है वो पुरानी मिट्टी होती है, और जो खादर होती है वो नई मिट्टी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके बात करें जलोढ़ मिट्टी के बारे में और कहें तो याद रखिएगा इसी को हम लोग कछारी मिट्टी या काप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और ये जानते हैं किस वाले? ये गंगा वाले क्षेत्र में, यानी कि जितनी भी नदियां इस साइड आ रही हैं, बंगाल खाड़ी में गिर रही हैं, उन्हीं के द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं इधर यहाँ उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र यहाँ पर जितना है ये सभी के सभी क्या हो जाता है? जलोढ़ मिट्टी। अगर आप लोग मैप पर देखना चाहें तो देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला पूरा क्षेत्र यहाँ पर जो कवर होता है ये किसका है? जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी मृदा बाबू? जलोढ़ मृदा, अर्थात यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर जो नीचे वाला ये क्षेत्र है यहाँ पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी बाबू? जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना। तो आप लोग ये क्यों जानते हैं जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा लाई थी? नदियों, आप लोग जानते हैं यहाँ से उत्तराखंड से एक नदी निकल कर आ रही थी तो बंगाल खाड़ी में गिर रही, जिसका नाम था गंगा, और इसी की एक सहायक नदी थी, इसका नाम था क्या? यमुना। ठीक है ना। ये सब नदियाँ आ रही थी, इनके द्वारा ही जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। और इधर आप जानते हैं कि इधर आती है, इधर जो नदियाँ आती है कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई। ठीक है ना। इसी तरह से सभी की सभी नदियाँ आकर यह क्या बोलते हैं कि
ये पूर्वी घाट की तरफ आकर पानी अपना गिराती है बीओबी में, बंगाल खाड़ी में। तो ये सारी की सारी नदियां हैं, इस कारण ये सभी की सभी मृदा अपने साथ में कुछ न कुछ अवसाद और गाज लेकर आती है दोस्तों, और यहीं पर छोड़ देती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर लास्ट यहाँ पर कह सकते हैं किस घाट पर बाबू, पश्चिमी और पूर्वी घाट पर। किस घाट पर, पूर्वी घाट पर। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो आप लोग को समझ में आया होगा मैप में कि क्या बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इसका विस्तार से मतलब डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़िया से आप लोगों को बस थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं कि मिट्टी क्या होती है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा। काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी क्या होती है। काली मिट्टी जो होती है ना, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्माण होता है इसका। ठीक है ना दोस्तों, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, और अग्नेय चट्टानों के द्वारा ही क्या बनती है, काली मिट्टी। ठीक है ना, और इसका एरिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए बीच में वाला जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला ये जो पठार होता है ना, ये सभी के सभी यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का नाम होता है काली मिट्टी या काली मृदा कह सकते हैं। ठीक है ना, इसका हम लोग का नाम दे सकते हैं काली मिट्टी। ठीक है, ये बीच वाला जो क्षेत्र है बाबू, ये सभी के सभी क्या हो जाता है, काली मिट्टी। ठीक है ना, तो और आगे बढ़ते हैं तो लाल मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी जो होती है इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना, और यहाँ पे तमिलनाडु और केरल इस वाले नीचे वाले क्षेत्र में और इधर पाई जाती है। ठीक है ना, समझ आए, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब आगे चलेंगे तो मरुस्थली मिट्टी। देखिए मरुस्थली मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर, समझ आए, बहुत हाई हो। ठीक है ना, टेम्परेचर बहुत हाई हो और वहाँ पर वर्षा कम हो। ठीक है ना, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थली मिट्टी। तो बताइए ऐसा कौन सा भारत में जगह है, अपने सोचिएगा, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वर्षा बहुत कम होती है। तो आप लोगों से पूछा जाए तो दोस्तों आप लोग बता देंगे सर जी यहाँ पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम है, इस क्षेत्र का नाम है, इसका क्या नाम है बाबू, राजस्थान वाला क्षेत्र। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, मरुस्थली मिट्टी पाई जाएगी कि नहीं। मरुस्थल कहा जाता है, मरुस्थल वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, मरुस्थली मिट्टी। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़िएगा। तो एक होता है पर्वतीय मिट्टी, अगला होता है जो 5वें नंबर की मिट्टी है उसका नाम है पर्वतीय मिट्टी। याद रखिएगा दोस्तों, पर्वतीय मिट्टी इसका नाम है पर्वत। जहाँ पर बताइए भारत में पर्वत कहाँ पाया जाता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके देखिएगा भारत का पर्वत के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, भारत का पर्वत जो होता है यहाँ पर देखिए उत्तर में क्या पड़ता है, भारत के हिमालय पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो पूरा क्षेत्र है हम लोग का, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे ये जो मिट्टी पाई जाती है ये कौन सी होती है, पर्वतीय मिट्टी। और यहाँ पर कुछ इसका पार्ट रह जाता है, और यहाँ पर जैसे में यहाँ पर सिक्किम में ये भी क्या है, पर्वतीय मिट्टी, और यहाँ पर भी क्या है, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है ना, और यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा लाई जाती है, कौन सी नदी के द्वारा लाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, और इसके ऊपर वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। समझ रहे ना, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा एक नदी है, नदियों के द्वारा जो गाज या अवसाद लाया जाता है वो कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होगी, पर्वतीय मिट्टी, जो कि हिमालय का पार्ट है। जितना हिमालय वहां तक फैला हुआ है बाबू उत्तरी भारत में, वो सभी के सभी क्या है, वहां पर सभी की सभी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़िएगा। एक होता है दलदली मिट्टी। देखिए दलदली मिट्टी क्या होता है, दलदली मिट्टी वो मिट्टी होता है जहाँ पर कि जहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें बहुत कम पड़ती हो और वहाँ पर पानी भरा रहता हो और वहाँ पर दलदल रहता हो। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम लोग कहते हैं दलदली मिट्टी। ठीक है ना, जैसे कि वनस्पति हो, जैसे वनस्पति हो गई, उसके पत्ते क्या हो गिर गए और वहाँ पर सूर्य की बारिश हुई और वहाँ पर पानी भर गया। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश पड़ा नहीं तो वो पानी सूखा नहीं, तो वो क्या होगा, सड़ जाएगा, वहाँ पर सड़ जाएगा तो दलदल टाइप का बना लेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो उसे कहते हैं दलदली मिट्टी। यहाँ पे नीचे की तरफ पाई जाती है। ठीक है ना, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है ना, नीचे तमिलनाडु केरल वाले में भी, हालांकि कुछ भाग इसमें पर्वतीय मिट्टी का भी होता है, कुछ थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जानते हैं बर्फ होता है और वहाँ पर कह सकते हैं सन लाइट उतना प्रभाव ऊपर नहीं पड़ पाता है ना दोस्तों, ठंडा होता है। ठीक, तो इसलिए दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी क्या होती है, लेटराइट मिट्टी वो मिट्टी होती है जहाँ पर लेटराइट, इसके द्वारा इसका मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर बारिश बहुत जबरदस्त चाहिए, जहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड की बारिश हो उसे हम कहते हैं लेटराइट मिट्टी। ठीक है ना, अब लेटराइट मिट्टी के लिए बारिश जबरदस्त चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो हमारे पास ये जानते हैं कौन सा घाट होता है, पश्चिमी घाट। ये कौन सा घाट है बाबू, पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट पर जो मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का नाम है लेटराइट मिट्टी।
लेटराइट मिट्टी। अब देखिएगा दोस्तों, इस लेटराइट मिट्टी में कितने डिग्री का वर्षा चाहिए? कम से कम 200 प्लस डिग्री का वर्षा चाहिए, सेंटीमीटर का वर्षा होना चाहिए, ठीक है ना। 200 से अधिक सेंटीमीटर की क्या होना चाहिए? वर्षा। यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लीजिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होना चाहिए? वर्षा। तो अब ये बताइएगा, जब 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होनी चाहिए तो दोस्तों वहाँ पर जब बारिश होगी तेज को, तो ऊपर का जितना भी मतलब उपजाऊ मिट्टी रहेगी ऊपर से ऊपर कट जाएगी, वो नीचे चली जाती है, बैठ जाती है, तो वो एक कंकरेला मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी कंकरेला। इसका उपयोग हम लोग करते हैं ईंट यानी भवन बनाने में, ठीक है दोस्तों। ईंट के निर्माण में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर उपज बहुत कम होती है, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो लवड़ी मिट्टी, लवड़ी मृदा, देखिए लवड़ी मृदा वो होती है जहाँ पर कि लवड़ मतलब कि कह सकते हैं जहाँ पर चूने की मात्रा यानी पोटेशियम का कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम की, ठीक है ना दोस्तों। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लवड़ी मृदा। अब ये लवड़ी मृदा कहाँ पर पाई जाती है? याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि क्या बोलते हैं कि हरित क्रांति के बारे में, ठीक है ना। तो हरित क्रांति जो था दोस्तों, वो आया था कहाँ पर? यहाँ पर पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। तो पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से हरित क्रांति हुआ, और हरित क्रांति में जानते हैं उसमें उर्वरता की जरूरत होती है, अपनी तरफ से खाद और कीटनाशक दवाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जब उसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं तो ये बताइएगा कि अब उसको उपयोग करते हैं तो उसके सिंचाई के लिए पानी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी कि नहीं? होगी ना। जहाँ हरित क्रांति होगी वहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उस पानी के लिए उतना तो हमारे पास अवेलेबल तो था नहीं पानी, तो या तो पानी नहर के माध्यम से अवेलेबल हो या ट्यूबवेल के माध्यम से जमीन के अंदर से निकाले जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में ट्यूबवेल के माध्यम से पानी जबरदस्त निकाला गया, जिसके कारण कि उसके अंदर के जो मतलब कि कैल्शियम है यानी कि चूना थे पानी के अंदर, लेयर नीचे घटता गया और नीचे जाने पर जो उसके कैल्शियम और चूना तो ऊपर बाहर आ गया, जो कि उसकी एक लेयर ऊपर बिछ गई, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गई? उसे हम कहते हैं लवड़ी मिट्टी, यानी इसे कह सकते हैं थोड़ा सा अब जो पंजाब और तो हरियाणा की जो मिट्टियां हैं अब थोड़ा सा उपजाऊ कम होती जा रही हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें उर्वरता की ज़्यादा मतलब कि उर्वरता ज़्यादा बढ़ाने पर ही क्या होती है? फसल अच्छी हो पाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो समझ गए कि ये लवड़ी मृदा कहाँ पाई जाती है? बताइएगा। ये लवड़ी मृदा यहाँ पर पाई जाती है, ये वाला जो क्षेत्र हमारे पास है ये कौन सा है? लवड़ी मृदा, लवड़ी मृदा। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो लवड़ी मृदा है ये इस क्षेत्र का नाम क्या है? पंजाब और हरियाणा, हरियाणा और पंजाब, और यहाँ पे गुजरात होता है, ठीक है ना। ये गुजरात में भी लवड़ी मृदा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो 8 प्रकार की मिट्टियाँ थी, हम उन्हें थोड़ा सा ओवरऑल समझाने का और मैप में दिखाने का कोशिश किया कि आप लोगों को कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और इसका पूरा मतलब बढ़िया से अच्छे तरीके विस्तार से जो पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में, वो पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग जलोढ़ मिट्टी के साथ और काली मिट्टी के साथ। इसी तरह अपना क्रम बाई क्रम वीडियो अपलोड होता रहेगा दोस्तों। तो ये इंट्रो क्लास था मतलब कि भारत की मिट्टियाँ का। अब इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग जलोढ़ मिट्टी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू आर। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।